हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और परमानेंट इफेक्ट के बारे में, एंड दैट इज द हाइपर कंजुगेशन। स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन को लेके। देखिए, पहले समझते हैं कि ये हाइपर कंजुगेशन होता क्या है। देखिए, हाइपर कंजुगेशन में होता क्या है। फॉर एग्जांपल कोई एक सिस्टम है सी डबल बॉन्ड सी H2। फॉर एग्जांपल एक ये सिस्टम था, यहां पर एक हाइड्रोजन। देखिए, ये डबली बॉन्डेड सिस्टम है पूरा का पूरा। इस डबली बॉन्डेड सिस्टम के इस कार्बन की पोजीशन को बोलते हैं जीरो पोजीशन, और इसके नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो कौन सी पोजीशन होगी? अल्फा। ये कौन सी पोजीशन है? अल्फा। और अल्फा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन लगा होना चाहिए, तभी कोई भी सब्सटेंस या तभी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन को एग्जिबिट कर सकता है। वापस से समझिए, हाइपर कंजुगेशन कोई तभी शो कर सकता है जब उसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा पोजीशन का मतलब यहाँ इस डबली बॉन्डेड सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन वो अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए? कंपाउंड मस्ट possess मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन। कंपाउंड में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो भी कैसे? देखो, आपका ये क्या है, एक देखो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, देखिए एक बात को समझिए, यहाँ पर 3 बॉन्ड बने हैं, चौथी वैलेंसी शो नहीं की है, तो इसका मतलब वो किससे सेटिस्फाई हो रही होगी? हाइड्रोजन से। या तो हाइड्रोजन बना दें, और नहीं बनाए तो कोई भी वैलेंसी इस तरीके से शो कर देता हूं। तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, जबकि ये वाला कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। तो सिस्टम कैसा होना चाहिए? एक sp3 कार्बन होना चाहिए जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे ही सिचुएशन में कोई भी सब्सटेंस या कोई भी कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन को शो कर सकता है जब एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगाओ और उस कार्बन से लगाओ हाइड्रोजन, जिसको आप बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये इफेक्ट जो होता है एक परमानेंट इफेक्ट होता है। पहली बात, ये इफेक्ट कैसा होगा? एक परमानेंट इफेक्ट होगा। दूसरी सिचुएशन, यहां पर क्या होगा? डिलोकलाइजेशन होगा इस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। तो बोलेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डिलोकलाइजेशन ऑफ sigma bonded electrons of CH bond takes place with sp2 hybridized system। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना ऑलरेडी 11th में केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा है, और जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर भी मैंने सिखाया था। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जो आपका सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, उसका डिलोकलाइजेशन होगा। मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। देखिए, इस कंडीशन को याद रखेंगे ना, ये आपके मन में चलता रहना चाहिए। ये आपकी क्या है? कंडीशन है।
तो होगा क्या, मान लीजिए एक सिस्टम है कार्बन जिससे एक हाइड्रोजन लगा था, होगा क्या, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, जिसके रिजल्टेंट एक स्ट्रक्चर बनेगा सी, ये सिंगल बॉन्ड इस पर चार्ज नेगेटिव, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और जो हाइड्रोजन ने जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है वो H प्लस की फॉर्म में इस कंपाउंड की विसिनिटी में रहेगा, इसके नियर अबाउट नियर रहेगा। ऐसा नहीं कि H प्लस कहीं चला गया, ये इसके आसपास ही पड़ा है। अब ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिसके रिजल्टेंट बनेगा कुछ ऐसे सी डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर इसकी विसिनिटी में कौन प्रेजेंट होगा H प्लस। दो अल्फा हाइड्रोजन होते तो एक अल्फा हाइड्रोजन के साथ ऐसा होता, दूसरे के साथ भी ऐसा होता। देखिए पहले एक बात को समझिए कि सर ये तो बिल्कुल रेजोनेंस की तरह हो रहा है। देखिए रेजोनेंस में कभी भी सिंगल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होता था, बॉन्ड अगर ऐसा नहीं होता था कि एटम के बीच में कोई बॉन्ड बचे ही ना। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, जबकि वहां पे या तो पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता था या लोन पेयर का होता था। तो ये रेजोनेंस से इतना अलग है। हाँ लेकिन दिखने में रेजोनेंस जैसा है क्योंकि यहाँ पर भी शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये एक ऐसा रेजोनेंस है जिसमें बॉन्ड खत्म हो गया। तो इसीलिए हम लोग हाइपर कंजुगेशन को एक नाम देते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसके बारे में बताया था वेकर और नाथन ने, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं वेकर नाथन इफेक्ट। तो वेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन। तो ये तो कंडीशन यहां पर हो गई। अब बात हम लोग करते हैं कि देखिए चलिए हाइपर कंजुगेशन में ये हो गया कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के वो शिफ्ट होंगे, शिफ्टिंग के रिजल्टेंट यहाँ पर हाइड्रोजन इसकी विसिनिटी में रहेगा, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा किसी कंपाउंड में उतनी ही ज्यादा उस कंपाउंड की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मैं क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा तो फिर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स भी क्या होंगे, ज्यादा। और जब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस चीज को आप याद रखेंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, तो फिर स्टेबिलिटी भी उस सब्सटेंस की ज्यादा होगी। एक चीज को जरा समझिए कि सर कहीं भी इंडक्टिव लगता है, कहीं रेजोनेंस लगता है, कहीं हाइपर कंजुगेशन लगता है। देखिए ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हाँ ये अगर पॉसिबल हुआ होगा या ये पाथवे अगर फॉलो किया होगा तो जिसके रिजल्टेंट गिवन प्रोडक्ट बन पाएगा, या किसी भी गिवन कंपाउंड की स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा हो जाएगी। तो ये सारी की सारी पॉसिबल पाथवेज होते हैं, ये इमेजिनरी कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा होगा जिससे कि चीजों को एक्सप्लेन किया जा सके। हम लोग थोड़ा सा यहीं पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाइपर कंजुगेशन ऑब्जर्व किस किस केस में होता है। देखिए हाइपर कंजुगेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं तीन केसेस में। नंबर एक एल्कीन हो गया, नंबर दो कार्बोकैटायन होता है, और नंबर थ्री कार्बन फ्री रेडिकल होता है। देखिए एल्कीन को लेकर के तो मैंने अभी समझाया था, मैं एक एग्जांपल फिर भी और ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड था। अब इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन। तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा का ये अल्फा कार्बन, ये तीन अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ पर शिफ्ट कराओ, मैं डायरेक्टली शिफ्टिंग शो कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये मिलेगी CH H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये फिर इसमें शिफ्ट हो जाएगा, मैं डायरेक्टली शो कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ गया, या अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन गया तो ऐसी सिचुएशन में C H पॉजिटिव H H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। अगर तीसरा वाला हाइड्रोजन ये वाला पार्टिसिपेट करा तो फिर C
H H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, और यहाँ पर कौन होगा H पॉजिटिव। तो कितने हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3, और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा उस एल्कीन की स्टेबिलिटी हो जाएगी। समझते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आपको बताना है कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH अब इन सब में आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी, मोर स्टेबल एल्कीन बतानी है। देखो भाई, यहाँ पर ये डबली बॉन्डेड सिस्टम, इससे जुड़ा कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो ये डबली बॉन्डेड सिस्टम, इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3। यहाँ पर कितने, एक और एक 2 अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कितने 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 1 2 3, तीनों अल्फा कार्बन है और तीनों से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा, तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा हो रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। याद रखेंगे इस चीज को, इसी चीज को जो हम लोग हाइपर कंजुगेशन से एक्चुअलिटी में पढ़ रहे हैं, इसी को एक साइंटिस्ट थे जैक सैब, उन्होंने एक रूल के नाम से दिया था सैड-जैफ रूल। सैड-जैफ रूल, और सैड-जैफ रूल में उन्होंने कहा था मोर सब्स्टिट्यूटेड द एल्कीन हायर शुड बी इट्स स्टेबिलिटी। तो मैं बोलूंगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, more substituted alkene is more stable। समझना, देखो ये डबली बॉन्डेड सिस्टम, क्या इससे कोई और कार्बन जुड़ा है नहीं, तो 0 सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कितना है, एक चीज एक एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, जबकि यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 3, तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं उतना ही ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, और जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये तो ऑलरेडी रूल है सैड-जैफ रूल, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। कहां से आया, हाइपर कंजुगेशन से। अगर हाइपर कंजुगेशन हम नहीं जानते होते तो कभी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को या सैड-जैफ रूल के कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। आ रही है बात समझ में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अब हम लोग दूसरे केस को लेके, कार्बोकैटायन को लेके। अब कार्बोकैटायन को लें, देखिए कार्बोकैटायन को लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कार्बोकैटायन होता क्या है। हमने सपोज एक सब्सटेंस ले लिया CH3X, अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये चला जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, CH3 पॉजिटिव मिलेगा और साथ में X नेगेटिव मिलेगा। ये क्या हुई होगी, हीट्रोलिसिस हुई होगी, और हीट्रोलिसिस के दौरान एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है, और कैटायन में अगर वो पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर है तो उसे आप क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो एक कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन के बारे में हमेशा याद रखेंगे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो अभी हम लोग जब रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर सीखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन के केस में क्या होगा, मान लीजिए एक ये है CH2, इससे जुड़ा है CH3 और इस पर चार्ज है पॉजिटिव। मैं जरा इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा क्योंकि कार्बोकैटायन है, और ये कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा है, जिसके पास ये कौन है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो फिर यहाँ पर भी क्या होने वाला है, हाइपर कंजुगेशन होगा। क्या, ये शिफ्ट करा दो यहाँ पर, ये क्या मिलेगा देखो, H CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला चार्ज तो खत्म हो गया,
और इस पर चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव, विसिनिटी में ही रहेगा, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर, H पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो C, ये H जुड़ा रहेगा, ये H जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड CH2। तीसरा केस, ये वाला H पार्टिसिपेट कर जाए तो CHH, और ये विसिनिटी में H पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद में डबल बॉन्ड CH2। ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन गए। सिमिलरली कार्बोकैटायन में भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा होंगे, और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी ज्यादा होगी। अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CH3 C CH3 CH3, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, CH3 CH CH3, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, CH3 CH2, इस पर चार्ज पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव। अब इनमें आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो कितने अल्फा कार्बन, 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों जगह पे, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा, और जब हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा हो गए तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम लोग सिमिलर डिस्कशन करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल को लेकर के। अब अगेन समझते हैं कार्बन फ्री रेडिकल होता क्या है। फॉर एग्जांपल ये था CH3, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, जब दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड ब्रेकेज होगा वो कौन सा होगा, होमोलिसिस। और जब होमोलिसिस होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे CH3 और इसके पास होगा एक फ्री इलेक्ट्रॉन। जब भी होमोलिसिस होती है तो उसके रिजल्टेंट फ्री रेडिकल बनते हैं, और उस फ्री रेडिकल में अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अब एक एग्जांपल कार्बन फ्री रेडिकल का भी देखते हैं, CH3 CH2 और इसके पास कार्बन फ्री रेडिकल। अगेन समझिए कार्बन फ्री रेडिकल भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगेन जब रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसके हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। तो फिर से देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, अब तक क्या होता था, ये बॉन्ड पूरा शिफ्ट होता था और पूरा शिफ्ट होने की वजह से इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो जाती थी, लेकिन अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से है तो एक और 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ तो 4 और 2 6, और एक 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से, अगर ये बॉन्ड आया तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9, और 9 इलेक्ट्रॉन आते ही ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर होता है जिसमें वो अपनी ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकता, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगी, होमोलिसिस। 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर के क्या बनाएंगे, बॉन्ड। कैसे, देखो HC, ये हाइड्रोजन पर रेडिकल, इसकी विसिनिटी में ही रहेगा, डबल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड H। दूसरे स्ट्रक्चर में अगर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करा तो इसके ऊपर रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। अगर तीसरा वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करा तो CH हाइड्रोजन पे रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होने लगेगा। इस हाइपर कंजुगेशन को अगर देखें तो ये भी डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल को। तो मैं बोलूंगा अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेंगे, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो 3 केसेस पढ़ने थे, एल्कीन, कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल। तीनों ही केसेस में अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनते हैं, और अगर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो ये था हमारा हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट। इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को खत्म कर लिया है।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट को, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। जो अटैकिंग रिएजेंट है या अटैकिंग स्पीसीज है वो बेसिकली हम लोग दो तरीके की पढ़ते हैं, या तो उन्हें आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या फिर उन्हें न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कुछ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ पर नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ की ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, कुछ सुपर ऑक्टेट के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सारे के सारे केसेस में जो भी स्पीसीज आपकी अटैक करने वाली हैं उनको दो कैटेगराइज में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे, वन इज इलेक्ट्रोफाइल एंड अनदर वन इज न्यूक्लियोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। मैंने बोला इनको कितनी कैटेगरी में पढ़ना है, दो में। नंबर एक इलेक्ट्रोफाइल एंड नंबर दो न्यूक्लियोफाइल। तो वन बाय वन चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। देखिए नाम देखो, इलेक्ट्रो लिया है इलेक्ट्रॉन से, और फाइल मतलब होता है लविंग। मतलब मैं बोलूंगा इसको ये ऐसी स्पीसीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। देखो इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन में ये कैसी होंगी, डेफिशिएंट होंगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं उन स्पीसीज को आप लुईस एसिड बोलते हैं या पढ़ते हैं क्लास 10th से। तो आप इनको और क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड भी बोल सकते हैं। अब इनमें आता कौन कौन है, जितनी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं, all the positively charged species, all the positively charged species comes under इलेक्ट्रोफाइल। जितनी भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रोफाइल के अंतर्गत आती हैं, एक्सेप्ट थ्री, एक्सेप्ट थ्री, तीन को छोड़ करके। अब वो तीन कौन कौन है देखो, नंबर एक कैटायंस ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो होता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, फर्स्ट ए जैसे बोलते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सॉरी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, वो वाला आपका सेकंड ए होता है। इन दोनों के जितने भी कैटायन होंगे उनको छोड़ दीजिए। दूसरा हाइड्रोनियम आयन को छोड़ दीजिए, और तीसरा अमोनियम आयन को छोड़ दीजिए। इनके अलावा जितनी भी पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज होंगी उन सबको आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर में कौन आएगा, वो सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल के अंतर्गत आती हैं, तीन को छोड़ करके, एक फर्स्ट ए और सेकंड ए के कैटायन को छोड़ करके, दूसरा हाइड्रोनियम आयन को छोड़ करके, और तीसरा अमोनियम आयन को छोड़ करके। दूसरा केस यहाँ पर क्या होता है, अब पॉजिटिव चार्ज नहीं है फिर, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मैंने बोला ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी किस में आती हैं, आपकी इलेक्ट्रोफाइल में आती हैं। एग्जांपल BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, FeCl3, इनमें से किसी की भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो फिर ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल के अंतर्गत आएंगे। एक तीसरा और होता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जितनी भी स्पीसीज एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली है वो भी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, इलेक्ट्रोफाइल के अंतर्गत आती है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब जो अपनी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को 8 से ज्यादा कर लेती है। फॉर एग्जांपल PCl5 है, SF6 है, ये सारे ये दोनों के दोनों एग्जांपल किसमें आएंगे, एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले में, जो कि किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल में आपको तीन चीजें याद रखनी है, या तो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होंगी तीन को छोड़ करके, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के कैटायन को, हाइड्रोनियम आयन को और अमोनियम आयन को। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी जैसे कि BF3, AlCl3, FeCl3। तीसरा एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले होंगे जैसे PCl5 और SF6। दूसरा है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल।
देखिए, न्यूक्लियो न्यूक्लियो टर्म आया है न्यूक्लियस से, तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग फाइल, मतलब जो लविंग। अब एक बात को समझना, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन लविंग, ठीक है ना। न्यूक्लियस लविंग बोलो या प्रोटॉन लविंग बोलो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते थे इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, भाई इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए। वो लुईस एसिड होते थे, तो ये लुईस बेस होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल में कौन आता है, जितने भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज हो, किसी को नहीं छोड़ना, जिन पर भी नेगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे किसमें आएंगे, न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑल द नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एटसेट्रा, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, न्यूक्लियोफाइल में आएंगे। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन रिच, तो इलेक्ट्रॉन रिच या लीज बेस वो होते हैं जिनकी ऑक्टेट तो कंप्लीट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो दोज स्पीसीज which have complete octet and minimum one लोन पेयर, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है और कम से कम एक लोन पेयर होता है, उनको आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जांपल NH3 जो होता है, नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है। H2O, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ में दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है। अमाइन RnH2, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इसके पास लोन पेयर है। तो ये एग्जांपल हो गए किसके, न्यूक्लियोफाइल के। और तीसरे होते हैं जो एनायन डोनेटर होते हैं, एनायन जनरेटर होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, एनायन जनरेटर, मतलब ऐसे कंपाउंड जो एनायन को जनरेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, या सिंपली बोलें और बेटर वे में तो एनायन कैरियर्स बोल सकते हैं इनको, एनायन कैरियर्स। तो यहां पर कौन कौन है, फॉर एग्जांपल नंबर एक है आपका लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फॉर्मूला LiAlH4, ये क्या करता है, H माइनस प्रोवाइड करता है। दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, फॉर्मूला NaBH4, ये क्या जनरेट करता है, ये भी H माइनस जनरेट करता है। तीसरा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है RMgX, X यहाँ पर हेलोजन है, R एल्काइल ग्रुप है, ये जनरेट करता है R माइनस को, एल्काइल ग्रुप को। इसी तरीके से चौथे का नाम भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फोर्थ वन है आपका फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फॉर्मूला होता है R2ZN, ये भी एल्काइल ग्रुप को जनरेट करता है, R माइनस को जनरेट करता है। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो एनाइन को जनरेट करने का काम करते हैं, जिनको हम लोग एनाइन कैरियर भी बोल देते हैं। ये भी किसके अंदर आते हैं, आपके न्यूक्लियोफाइल के अंदर आते हैं। अगर यहीं पे एक और टर्म को पढ़े, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक तो दो तरफ से कर सकते हैं, अटैकिंग साइड तो दो होती है, लेकिन एक बार में अटैक सिंगल साइड से हो सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोज न्यूक्लियोफाइल which possess two attacking site but can attack from one side at a time,
एक टाइम पे एक तरफ से ही अटैक होगा। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपका जो Cn माइनस जो होता है, Cn माइनस, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और इसके पास नेगेटिव चार्ज, दोनों तरफ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है, लेकिन जब जुड़ेगा या तो C की तरफ से जुड़ेगा या N की तरफ से जुड़ेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ अटैकिंग स्पीसीज। इस तरीके से हम लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर को, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को, बॉन्ड क्लीवेज को और अटैकिंग स्पीसीज को पढ़ लिया है। एक और लास्ट टॉपिक यहां पर हमें पढ़ना है एंड दैट इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।